अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करता हूँ शुरू। आज का व्लॉग बहुत अहमियत है उन लोगों की, बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो ईरान में और उनका वीज़ा हो गया एक्सपायर, जो ईरान जाना चाहते हैं और उनको वीज़े की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो एजेंट हज़रात हैं वो उनसे 30 दिनों के वीज़े के पाकिस्तानी 50,000 रुपया मांग रहे हैं। तो कैसे इन एजेंट हज़रात से छुटकारा हासिल किया जाए या कैसे हम कम पैसों में ईरान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और ईरान किन लोगों को वीज़े देता है और किन लोगों को ईरान वीज़े नहीं देता। और इस व्लॉग में सबसे इम्पोर्टेंट, आज सुबह मेरी कौम में बात हुई है, वहाँ पर 50 वर्क परमिट के जो पासपोर्ट थे वो रिटर्न हुए हैं। क्या बना, उनको वीज़े लगे या नहीं लगे, इसी व्लॉग के अंदर मैं बताऊँगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज ये व्लॉग बनाने का जो मकसद है, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी, और मुझे जो ईरान में मौजूद मेरे भाई हैं वो ये पूछ रहे थे कि हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, तो बताएं कि ईरान के अंदर हम रहकर कैसे अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, कहाँ पर जमा करवानी है, और जो ये वीज़ा एक्सटेंड करता है इस डिपार्टमेंट का, ये इस ऑफ़िस का क्या नाम है। तो मैं आपको इसी व्लॉग के अंदर सारे सवालों का जवाब देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले, आप कौम में सेंट्रल ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस मौजूद नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज़ जो ईरान में मौजूद है वहाँ पे सेंट्रल इमिग्रेशन ऑफिस मौजूद है। इसको खारजी पुलिस नहीं कहते, इसको सेंट्रल पुलिस एंड इमिग्रेशन ऑफिस कहते हैं, जहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट के साथ जाना है। 2 आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स होंगी और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो आपने फिल करके वहाँ पर जमा करवाना है, और आपको एक मिली बैंक बताया जाएगा। किसी भी मिली बैंक में जा सकते हैं, मिली बैंक में आपने जाना है, वहाँ पर मिली बैंक आपसे 50 तमान अपना जो फ़ीस है वो लेगा, और वीज़ा एक्सटेंड करने के 300 तमान होते हैं, और ये 300 तमान जो आप जमा कराएंगे मिली बैंक के अंदर, इसकी आपको एक रसीद मिलेगी। रसीद ला के आपको दोबारा इसी सेंट्रल ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करानी पड़ेगी, तो आपको ये 30 दिन की एक्सटेंशन दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक्सटेंशन आपको 60 दिन की मिले तो ये 300 तमान की जगह आपको 600 तमान देने पड़ेंगे, और आपकी जो एक्सटेंशन है वो 30 के बदले 60 दिन की हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 60 दिनों के बाद आपकी कोई एक्सटेंशन नहीं होती, आपको अपने वापस कंट्री जाना पड़ेगा, और सिर्फ एक्सटेंशन 2 टाइम हो सकती है, या आप एक ही दफ़ा जाके आप ट्वाइस एक्सटेंशन ले सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और ईरान जाना चाहते हैं तो एक छोटा सा फॉर्म है जो आपने फिल करना है, वो भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाके। बाकी एक फॉर्म आपको ऑनलाइन दिया जाएगा, मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, इसको आपने जस्ट क्लिक करना है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट के बारे में, आप क्या करते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, और जितनी भी फ़ीस है वो आपको सारी की सारी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जब वीज़ा ऑफिसर आपको इंटरव्यू लेगा वहाँ पर आपको जमा करानी पड़ेगी। और मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा है जो ये कहते हैं कि ईरान के वीज़े के लिए सिर्फ आपको जो आपने पेपर ऑनलाइन सबमिट किया होता है उसका PDF लेके एक पेपर के ऊपर, और पासपोर्ट लेके, और 2 बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर के साथ जाना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं खुद भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में था, मेरे साथ मेरे दोस्त भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में थे। टोटल रॉन्ग गाइड किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिसर था, वीज़ा ऑफिसर था, उसने हमसे सवालात किए, और वो सवालात ये थे कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, अगर आपके बिजनेसमैन हैं तो आप मुझे अपनी टैक्स रिटर्न्स दिखाएँ। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप जाते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इंटरव्यू देने के लिए, या आपसे वीज़ा ऑफिसर जो आपको डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बुलाता है, तो यही बात याद रखिएगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विद बैंक स्टेटमेंट आपको लेके जानी पड़ेगी। और वो लोग जो जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में एज अ जर्नलिज्म फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि ये लोग जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं देते। क्या वजह है, क्यों नहीं देते, हमने जानने की बड़ी कोशिश की। जब मैं वीज़ा ऑफिसर के सामने था तो मैंने उनको बताया कि मेरा बड़ा भाई भी जाना चाहता है, वो एज अ जर्नलिस्ट है, 35 ईयर से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। जैसे ऐसे लगता था जैसे ये जर्नलिस्टों से डरते हैं, और ये नहीं चाहते कि इनके मुल्क में जर्नलिस्ट, चाहे वो टूरिस्ट के लिए जा रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है वहाँ पर रिपोर्टिंग करना, वो उनको वीज़ा नहीं देते। तो मैंने आपको जैसे बताया था, मैं इस व्लॉग के अंदर आपको बताऊँगा उन लोगों के बारे में जिन लोगों को
अभी वर्क परमिट क्रोएशिया के वापस आना शुरू हुआ है। रिसेंटली मेरी बात हुई है, कल मैंने फ़ोन किया था कॉम में, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि 50 वर्क परमिट के पासपोर्ट वापस आए हैं और 50 वर्क परमिट के जो पासपोर्ट थे उनके ऊपर सारी की सारी रिजेक्शन थी। और क्या रिजेक्शन उन्होंने लगाई थी, उन्होंने जस्ट एक पेपर डाला हुआ था, उस पेपर के ऊपर वही मेंशन था कि हम आपके डॉक्यूमेंट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो मेरे बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे, बताएं भाई रेशो क्या चल रही है। तो रेशो मैं आपको बता दूं कि अभी क्रोएशिया के वर्क परमिट के लिहाज से रेशो अच्छी नहीं है। 70 और 30 की जो रेशो है, 70% ये रिजेक्ट कर रहे हैं, 30% जो है ये जिसकी लक काम कर रही हो उसको ये जो है वर्क परमिट वो ग्रांट भी हो रहे हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्रोएशिया के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, टूरिस्ट वीज़े के बारे में, चाहे वो क्रोएशिया हो या यूरोप की कोई भी कंट्री हो, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।